हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स के कंटिन्यूएशन में आइए कुछ और भी सवाल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज डबल द रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी यहां पे हमें जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एन प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वन रूट ऑफ दिस इज डबल द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो अगर मान लीजिए इसका एक रूट अल्फा है तो इसका एक रूट 2 अल्फा दिया हुआ है। अब यहां पे डायरेक्टली हम लोग कॉमन रूट का कंडीशन नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली एज इट इज इन इक्वेशंस में कोई भी रूट कॉमन नहीं है। लेकिन हां, इसका अगर एक रूट अल्फा है तो इसका दूसरा रूट 2 अल्फा जरूर है। तो अगर 2 अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी यहां से आपके पास 2 अल्फा स्क्वेयर, इनफैक्ट 4 अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा एन प्लस 3a इक्वल टू 0 आएगा। और यहां अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा एन प्लस ए इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 और 2, इसको भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा, इसको भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों इक्वेशन में ना एक रूट कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन पे हम लोग कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन मिल गए, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स लगाते हैं। तो अल्फा स्क्वेयर अपॉन, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए पहले इसको पैरेलली इसी के नीचे लिख लेते हैं ताकि आसानी होगी सिंप्लीफाई करने में। तो अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा स्क्वेयर अपॉन, तो ये होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस 2a प्लस 3a, तो ये a बन गया, इज इक्वल टू अल्फा अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस हो गया 3a माइनस 4a, तो माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 2, ठीक है। तो इन दोनों से अल्फा की वैल्यू आई आपकी -1, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर कंपेयर करिएगा तो, और इन दोनों से अल्फा की वैल्यू आई आपकी a/2, ठीक है। तो दिस विल इंप्लाई कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप चाहें तो a की वैल्यू 2 डाल के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या इन दोनों में अल्फा की कोई कॉमन वैल्यू हो रही है क्या। तो देखिए a इज इक्वल टू 2 डालिएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा, ठीक है। ये इक्वेशन एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये जो a की वैल्यू आई, इसके लिए इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई रूट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए a इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, इनफैक्ट -2 है ये, a इज इक्वल टू -2 के लिए, ठीक है, a इज इक्वल टू -2 के लिए ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वेयर माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिएगा तो ये बन जाएगा अल्फा -2 इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 और -1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में अगर a की वैल्यू -2 डालिएगा तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा एंड -6 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बन गया 2 अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा एंड -3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये बन गया 2 अल्फा स्क्वेयर माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा एंड माइनस प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस प्लस 2 अल्फा होगा यहाँ पे एंड -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से फैक्टराइज करिएगा तो ये अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा माइनस 3 आ जाएगा, है ना। और यहां से भी देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई -1 और 3/2। तो क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है कि जो कॉमन वैल्यू ऑफ अल्फा आई वो कौन सी आई, -1 आई। यानी ये जो आंसर हमने निकाला है ये क्या है, सही है।
ठीक है क्या? तो इस तरीके से याद रखिए कि कभी भी, कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली कॉमन रूट का एप्लीकेशन नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसको कॉमन रूट के, मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको कॉमन रूट का क्वेश्चन बना सकते हैं। किस तरीके से? तो इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट देन शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स। ऐसा एक और सवाल पहले भी किया हमने, तो इस पे तो मैं बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका सही आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आप सही तरीके से आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वापस आके चेक जरूर करिएगा। तो आइए, हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस इनफैक्ट प्लस ए बी एक्स एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस ए सी एक्स एन प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो हम लोग अप्रोच 2 प्रेफर करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके हम रूट निकाल ही लेते हैं। तो माइनस करिएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहां से a कॉमन और ये बच जाएगा b माइनस सी टाइम्स एक्स, और यहां से आप देखिएगा तो माइनस ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपके पास b माइनस सी कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली हमें रूट निकालना था, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1 अपॉन ए, यानी आपके पास जो कॉमन रूट आ गया वो क्या आ गया 1 अपॉन ए। तो इस फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो 1 अपॉन ए और मान लीजिए अल्फा, इसके रूट्स मान लेते हैं हम 1 अपॉन ए और बीटा। हमें क्या चाहिए? हमें एक नया इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो। तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो देखिए ये अल्फा अपॉन ए और यहां से वैल्यू सी आ जाएगी, तो अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू सी, तो यानी अल्फा की वैल्यू ए सी आ गई। सिमिलरली इस इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा आ जाएगा बीटा अपॉन ए, है ना, एंड यहां से इक्वेशन से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी है, तो यानी यहां से बीटा की वैल्यू आ गई ए बी। ठीक है, अच्छा, x इज इक्वल टू 1/a इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, तो एक बार डाल के रख ही लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1/a डाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/a सेटिस्फाइज फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। तो यानी यहां से आपके पास हो गया 1/a स्क्वेयर प्लस 1/a यहां डालिएगा तो b एन प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं फॉर द टाइम बिंग इक्वेशन 3 बोल देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। हमें क्या चाहिए था? नया इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए बी टाइम्स एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो गया ए स्क्वेयर बी सी इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा इक्वेशन आया है, लेकिन हमें शो कुछ और करना है। ठीक है, हमें शो करना है कि अदर रूट का जो इक्वेशन होगा वो a टाइम्स बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स एंड माइनस ए बी सी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां ए बी सी है, यहां ए स्क्वायर बी सी है, यहां b प्लस सी है, यहां a कॉमन होके a टाइम्स ऑफ b प्लस सी है। तो बेसिकली हम इसको माइनस a से डिवाइड करें तो ये कांस्टेंट और x का कोएफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो डिवाइड बाई माइनस ए, डिवाइड बाई माइनस ए, तो क्या हो गया भाई, डिवाइड करने के बाद ये बन गया माइनस 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहां पे बन गया प्लस b प्लस सी टाइम्स एक्स एंड माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। अभी भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम नहीं बना है, तो सेम बनाने के लिए अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी।
तो यहां से अगर देखिए, ठीक है, तो 1/a की वैल्यू या -1/a² की वैल्यू b+c आ जाती है। हमें -1/a चाहिए, तो -1/a की वैल्यू a टाइम्स ऑफ b+c आ जाएगी, और इसको हम यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा a टाइम्स ऑफ b+c टाइम्स x² प्लस b+c टाइम्स x एंड माइनस abc इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था, तो दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है क्या? तो इस तरीके से कॉमन रूट निकाल लेना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, यानी अप्रोच 2 हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा इस तरह के सवालों के लिए। ठीक है, ऑलराइट, अगला देखते हैं। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट and the second equation has equal roots, then find the possible values of theta in 0 to pi। अब देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में हमारे पास कॉमन रूट दिया हुआ है। तो सेकेंड इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें, पहले सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, तो a² टाइम्स b² माइनस c² टाइम्स x² प्लस ये है b² टाइम्स c² माइनस a² टाइम्स x और प्लस c² टाइम्स a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब अगर हम खास इस इक्वेशन पे ध्यान से देखें, तो इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट करने का मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स 0 आएगा। तो एक बार देखते हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर आप निकालिएगा तो ये a² b² माइनस a² c² प्लस b² c² माइनस b² a² एंड प्लस c² a² माइनस c² b² आता है। ये a² b² b² a² कैंसिल, a² c² c² a² कैंसिल, b² c² c² b² कैंसिल। अब आप दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स 0 आ जाता है, तो हमने एक रिजल्ट देखा था इसके लिए, और वो क्या लिखा था कि अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 आ गए, यानी x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस विल इंप्लाई कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, है ना। इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 1 एक रूट है। लेकिन क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो सेकेंड इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यानी इसके तो दोनों ही रूट बराबर हैं। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, एंड सिंस both roots were equal, this will imply that both roots of equation are 1, both roots of second equation are 1। तो अब अगर दोनों ही रूट 1 है और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक रूट कॉमन है, तो यानी 1 हमारे फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो दिस विल इंप्लाई कि x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, है ना। तो दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 साइन थीटा माइनस 1 का, है ना। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to पाई निकालना है। तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के लिए थीटा की वैल्यू π/6 या फिर पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक ना बहुत आराम से, बहुत ध्यान से और बिना अपना कंसंट्रेशन हटाए हुए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा,
क्योंकि क्या है कि ग्राफ से बहुत सारी चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, स्पेशली जब हमें रेंज निकालना हो, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात करनी हो, यानी यहां से आगे की जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से होता है। इसमें मैं अपने फर्स्ट लेक्चर का यूज करूंगा जहां पे हमने एक डेरिवेशन किया था और वहां से हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक। ठीक है, तो मैं वापस से वो वाला डेरिवेशन यहां पे लेके आता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अज्यूम किया था y इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनफैक्ट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर याद हो तो इसके बाद हमने लिखा था y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a होल स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर लिया था। अब अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें तो मैंने उस समय तो यहां पे आपको बता दिया था कि ये ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कैपिटल Y बोल दूं फॉर द टाइम बिंग और इस एक्सप्रेशन को कैपिटल X बोल दूं फॉर द टाइम बिंग, तो ये जो ग्राफ है हमारा वो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर का फॉर्म है। और y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर ये क्या होता है, एक पैराबोलिक कर्व होता है। दिस इज पैराबोलिक कर्व। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का याद करो, आपको ग्राफ पता होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इस तरीके से ग्राफ होता है। अब देखिए इस पैराबोलिक कर्व में हमें किन किन इंपॉर्टेंट चीजों की का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इसका नेचर किस तरफ से होगा। ये तो पता है कि या तो ये इस तरीके से पैराबोलिक होगा या फिर इस तरीके से पैराबोलिक होगा, लेकिन दोनों में से कौन सा होगा वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर डिपेंड करता है ये a की वैल्यू। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तो ये पैराबोलिक अपवर्ड्स हो जाता है, पैराबोलिक अपवर्ड्स। ठीक है, और अगर a नेगेटिव है तो ये पैराबोलिक डाउनवर्ड्स हो जाता है, पैराबोलिक डाउन। ठीक है क्या, तो यानी a यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करने में, ये डिसाइड करने में कि ग्राफ अपवर्ड्स होगा पैराबोलिक या फिर डाउनवर्ड्स होगा पैराबोलिक। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। a क्या डिसाइड करता है, नेचर ऑफ द पैराबोला, वेदर इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स और इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स। करेक्ट, ऑल राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस पैराबोला का कि वो वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट जहां से ये नेचर चेंज होता है, कर्व चेंज होता है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए, ठीक है, पैराबोला का वर्टेक्स, अगर पैराबोला y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे कैपिटल Y हमने किसको माना है, y प्लस डी अपॉन 4a को। तो यानी यहां से y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x प्लस बी अपॉन 2a 0 हो जाएगा। तो यहां से y कोऑर्डिनेट जो आया वर्टेक्स का वो माइनस डी बाई 4a आया और x कोऑर्डिनेट आया जो वर्टेक्स का वो माइनस बी बाई 2a आया। तो देयरफॉर हमारा वर्टेक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ठीक है क्या, तो ये हमारा हो गया वर्टेक्स। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम ग्राफ को बनाना चाहें, ठीक है, ग्राफ को बनाना चाहें तो हमें यह पता चल गया है कि a के ऊपर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पैराबोला और वर्टेक्स है हमारा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। तो ये ग्राफ किस तरीके से बन सकता है, अगर a पॉजिटिव हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और ये लास्ट बॉटम पॉइंट ये आपका वर्टेक्स हो गया माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। और अगर a लेस देन 0 हुआ तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा माइनस बी बाई 2a
और माइनस डी बाई 4a। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ नहीं बनाया है क्योंकि अभी मैं रेफरेंस वो रखना नहीं चाहता। ठीक है, थोड़ी देर में मैं वो रेफरेंस भी लेके आऊंगा। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका रूट्स। ठीक है, हमने जब ये डेरिवेशन किया था वहां पे ये बात करी थी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स एक्सिस के बीच का इंटरैक्शन ढूंढते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जहां ये कर्व और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करता है वही आपके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है क्या, यानी बेसिक इंटरैक्शन जो हमें इस कर्व का देखना है वो एक्स एक्सिस से देखना है क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम इस ग्राफ को और भी डिटेल आउट करना चाहें तो देखिए क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, किन किन कंडीशंस में ये ग्राफ चेंज हो सकता है। तो मैं एक टैबुलर फॉर्म बनाता हूं और वहां से बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी इस ग्राफ के बारे में। ठीक है, और अलग अलग कंडीशंस हम यहां पे डालेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन तो डी के ऊपर डालते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन तो हम ए के ऊपर डालते हैं। ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस में, ठीक है, सॉरी, इन सारे कंडीशंस में मैं ए ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं। ठीक है, क्या ले रहा हूं, ए ग्रेटर देन 0 इन सारे कंडीशंस में, और इन सारे कंडीशंस में मैं ए लेस देन 0 ले रहा हूं। फिर दूसरा कंडीशन मैं डालूंगा डी के ऊपर। ठीक है, एक केस में मैं डी पॉजिटिव ले रहा हूं, दूसरे केस में मैं डी इक्वल टू 0 ले रहा हूं, और तीसरे केस में मैं डी लेस देन 0 ले रहा हूं। अब देखते हैं कि इन सारे डिफरेंट केसेस में हमारा ग्राफ किस तरीके से आता है। ठीक है, अब देखिए ए पॉजिटिव है तो ग्राफ तो इस तरीके से आएगा, और डी ग्रेटर देन 0 है। अब ध्यान से देखिए, हमारे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आया था माइनस डी बाई 4a। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आया था माइनस डी बाई 4a। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इस केस में देखिए कि अगर ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। अब वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट के बारे में ध्यान से देखते हैं। a पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बताइए। तो d पॉजिटिव है तो माइनस डी नेगेटिव हो गया, और डिनोमिनेटर में 4a था और a पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ गया नेगेटिव। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया यानी वर्टेक्स हमारा x एक्सिस से नीचे लाई करेगा। तो वर्टेक्स अगर x एक्सिस से नीचे लाई करेगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a इसका वर्टेक्स है, और ये आ गया x एक्सिस से नीचे और ग्राफ को जाना है ऊपर की तरफ। तो क्लियरली ये x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करके जाएगा, और यही दो पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अब आपको ग्राफिकली भी ये बात समझ में आ रही है कि क्यों d पॉजिटिव होने पे हमारे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने a पॉजिटिव के लिए करके दिखाया, a नेगेटिव के लिए कहां किया, तो a नेगेटिव के लिए करके देखते हैं। अब इमेजिन करिए y कोऑर्डिनेट है माइनस डी बाई 4a। अब अगर हमने a नेगेटिव ले लिया, d पॉजिटिव था तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, a नेगेटिव लिया तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो अब अगर मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, a नेगेटिव से हमने ये तो पता कर लिया कि ग्राफ ऑफ पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा, और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज पॉजिटिव, यानी y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो जो पैराबोला हमारा बनेगा वो तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। और इस केस में भी देखिए कि y कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव था वर्टेक्स का और पैराबोला को डाउन जाना है तो क्लियरली इसको x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करके ही डाउन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां भी आपके पास देखिए क्या आ गया, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब आपको ग्राफिकली भी ये बात समझ में आ गई कि इरेस्पेक्टिव ऑफ ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
डी अगर पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन के हमेशा दो रूट आएंगे, क्योंकि हमारा पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करके जाएगा। ठीक है क्या? ऑल राइट। डी इज इक्वल टू जीरो के बारे में बात करते हैं। तो जब डी इज इक्वल टू जीरो के बारे में बात करिएगा तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी ये पैराबोला क्या होगा? इसको टच करके जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे x कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। और सिमिलरली अगर a नेगेटिव हुआ तो ये कुछ इस तरीके से सीन बन जाएगा, है ना। ये इस तरीके का सीन बन गया, ठीक है। यहां भी आपके पास x कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट 0। अब यहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पैराबोला तो x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो इसका तो एक ही रूट होना चाहिए, है ना। तो आपने ऐसा क्यों कहा था कि इसके दो रूट्स होंगे और दोनों आइडेंटिकल होंगे या दोनों इक्वल होंगे? देखिए, एक बात मैं बहुत पते की आपको बता रहा हूं, और यह बात पते की यह है कि कभी भी कोई भी कर्व किसी लाइन को इस तरीके से टच करके निकले, समझिए इसको, कोई भी कर्व किसी लाइन को इस तरीके से टच करके निकले तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे हमेशा इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं? इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इस तरीके से कट करके निकले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका हमेशा ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो सिंस ये इसको टच करके निकला है तो यहां पे होगा हमारा इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सिंस हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा सॉल्यूशन हो नहीं सकता, तो यानी यहां पे कितने सॉल्यूशन होंगे? दो सॉल्यूशंस, ठीक है। और दोनों की ही वैल्यू -b/2a हो जाएगी। तो दैट इज वाई हम इस केस में बोलते हैं कि हमारे पास क्या है? एक रियल सॉल्यूशन है लेकिन दोनों रूट्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। फिर बात आती है d लेस देन 0 की। अब d लेस देन 0 पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, d लेस देन 0 पे ये हो गया हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर a पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव हो गया, यानी y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव हो गया और ग्राफ को ऊपर की तरफ जाना है। तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और ग्राफ ऊपर की तरफ जाना है, तो ये तो बिना x एक्सिस को न टच किए न कट किए ऊपर की तरफ निकल लेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपका अभी भी क्या है? पॉजिटिव है। तो -b/2a x कोऑर्डिनेट था और -d/4a y कोऑर्डिनेट था, ठीक है क्या। तो ये x एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा और ऊपर की तरफ से चला जाएगा। इसीलिए d लेस देन 0 पे हमारा कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारा a नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया और d भी नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव रहेगा, यानी ये x एक्सिस के नीचे लाई करेगा, ठीक है क्या। तो ये सारे कंडीशंस हुए जिसमें हमारा ग्राफ इस तरीके से कुछ बनता है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑफ क्वाड्रेटिक। कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं यहां पे ध्यान से। देखिए, ऑब्जर्वेशन ये है कि इस केस में जब a हमारा पॉजिटिव था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब a हमारा पॉजिटिव था तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ये y एक्सिस इधर कहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा किस b की वैल्यू पे कि x कोऑर्डिनेट किधर है। तो y एक्सिस इस तरफ है, तो ये देखिएगा तो y में ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो जब a पॉजिटिव है तो y की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू हमेशा -d/4a होगी। चाहे इस केस की बात कीजिए, चाहे इस केस की बात कीजिए, चाहे इस केस की बात कीजिए। यानी यहां से ऑब्जर्वेशन मैं क्या करता हूं, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैं इससे लिखता हूं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। तो पहला ऑब्जर्वेशन यह है कि a अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो रेंज होगा, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y,
वो मिनिमम कहां से शुरू होगा, -d/4a से, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया कि व्हेन a इज पॉजिटिव, रेंज ऑफ y इज फ्रॉम -d/4a टू इंफिनिटी। ठीक है क्या, ये हमारा रेंज ऑफ y हो गया। a जब नेगेटिव है, अब यहां पे देखिए, a जब नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4a हो रही है और मिनिमम कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहां पे हो गया सेकेंड पॉइंट, व्हेन a इज नेगेटिव, रेंज ऑफ y इज मिनिमम माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम -d/4a। ठीक है क्या, ये हो गया। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में देखिए, जब d लेस देन 0 है और a पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए इसको एक्स एक्सिस के नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि व्हेन a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो व्हेन a is positive and d is negative, then y is equal to ax square plus bx plus c is always positive, always positive, ठीक है, for all real values, all real values of x। ठीक है, सिमिलरली जब a नेगेटिव और d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, सो व्हेन a इज नेगेटिव, a is negative and d is negative, then y is equal to ax square plus bx plus c is always negative, always negative for all real values of, all real values of x। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमें बिल्कुल दिमाग में फिट रहने चाहिए ताकि जब भी जरूरत पड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इसको यूटिलाइज करके यूज कर पाए। ठीक है क्या, याद रहेगा आपको, प्रॉमिस? ऑलराइट, चलिए अब सवालों की तरफ चलते हैं। तो जो ग्राफ का सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है वो होता है रेंज निकालने में। ठीक है, और इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो ये तो ऑब्जर्वेशन जो हमने किया था उसी का एप्लीकेशन आ गया। क्या एप्लीकेशन आया कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये हमेशा ही नेगेटिव चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव कब होता है, जब आपके पास a लेस देन 0 यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेस देन 0 एंड d लेस देन 0 हो। तो यानी आपको इसको हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a प्लस 4 इसको लेस देन 0 करना पड़ेगा, यानी a इज लेस देन -4। ठीक है, और इसका d भी लेस देन 0 करना पड़ेगा। तो d लेस देन 0 यानी b स्क्वायर, यहां से 4a स्क्वायर माइनस 4a दैट इज a प्लस 4 इंटू c दैट इज 2a माइनस 6 इज लेस देन 0 हो जाएगा। 4 मैं कैंसिल करके हटा देता हूं, हट जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये a स्क्वायर, यहां से ये हो गया -2a स्क्वायर। ठीक है, फिर -6a प्लस 8a, तो प्लस 2a आएगा लेकिन नेगेटिव साइन यहां पे है तो -2a हो गया। यहां -24 तो +24 बन गया, इज लेस देन 0।
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -a² -2a प्लस 24 इज लेस देन 0। माइनस अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन 0। जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स। ठीक है, अब इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये a+4 इंटू a-6 ग्रेटर देन 0 आ गया। आपको वे भी कर्व याद होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय। इसके रूट्स आए -4 एंड 6। ठीक है, दोनों ही नॉट इंक्लूडेड होंगे क्योंकि इक्वालिटी है नहीं, और इधर आ जाता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा जो एक्सेप्टेड सोल्यूशन है वो पॉजिटिव के लिए है, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, यानी यहां से इसकी वैल्यू हो गई a बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 6 से इंफिनिटी। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए, ये हमारा सेकंड आया सॉल्यूशन। हमें a की ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों ही इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो ये a लेस देन 0, इसके करेस्पॉन्डिंग अगर सेट फॉर्म में लिखें तो ये लिखा हुआ है -∞ टू -4। ठीक है क्या, तो हमें क्या करना है, 1 इंटरसेक्शन 2। 1 इंटरसेक्शन 2 करिएगा तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया a की वैल्यू कहां से कहां तक, -∞ से -4 तक, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले सवाल का सॉल्यूशन हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, a की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ये इक्वेशन लिखेंगे अगर, तो ये लिखा हुआ है a-1x² माइनस a+1x n plus a+1, this should be positive for all x belonging to R, है ना। तो अब आपको समझ में आ ही चुका है यहां क्या करना है। यहां पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² को पॉजिटिव बनाना है, यानी a-1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से a ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर सेट फॉर्म में लिखें तो ये लिखा हुआ है a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, पहला सेट आ गया। फिर दूसरा हमें d लेस देन 0 करना है, तो d हो जाएगा a+1 होल स्क्वेयर्ड -4 टाइम्स ऑफ a-1 इंटू a+1। ठीक है, इसको करना है लेस देन 0। आप दोनों में से a+1 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो a+1 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा a+1 -4a एंड +4 इज लेस देन 0। ये बन गया आपका a+1, और यहां अगर देखिएगा तो ये बन जाएगा -3a + 5 इज लेस देन 0। ये -3a मुझे नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा a+1 इंटू 3a - 5 इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहां से भी अगर हम वेवी कर्व बनाएं तो रूट्स आ रहे हैं -1, है ना, एंड 5/3। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a की वैल्यू आ जाएगी -∞ से -1 यूनियन 5/3 से इंफिनिटी। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन से x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद हमारे पास वैल्यू आई थी 1 से इंफिनिटी, और यहां से हमारे पास आई -∞ से -1 एंड 5/3 से इंफिनिटी। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अगर, ठीक है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 विल गिव यू a की वैल्यू 5/3 से इंफिनिटी, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है क्या, सिंपल है। अगर हमें वो ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं तो इसको फिर सॉल्व करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है क्या, ऑलराइट। अगला सवाल देखते हैं, इफ fx इज दिस देन प्रूव दैट gx इज इक्वल टू, ये इक्वेशन जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो पहले gx बना लेते हैं। तो gx हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो fx यानी ax² प्लस bx प्लस c, फिर f' x यानी
2ax प्लस b, है ना, एन प्लस f डबल डैश x, तो इसका भी डेरिवेटिव तो 2a। तो यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया ax स्क्वेयर, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा b प्लस 2a, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा c प्लस b प्लस 2a। ठीक है क्या? ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया। अब हमें बताना है कि प्रूव दैट gx इज इक्वल टू दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, और गिवन दैट यहां पे क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, a पॉजिटिव के लिए दिया हुआ है। इनफैक्ट ये भी नहीं जरूरत है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही दिया गया ना। क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि fx ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अगर fx ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहां से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव रहा होगा और इसका d हमेशा नेगेटिव रहा होगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 रहा होगा। तो ये हमें पता है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें यह बताना है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो देखिए, एक कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a था और a ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो बस अब हमें यह शो करना पड़ेगा कि इसका d नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं d। तो d जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा b स्क्वायर, यहां पे b प्लस 2a है होल स्क्वायर, माइनस 4a इंटू सी, तो यहां पे c प्लस b प्लस 2a हो गया, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये बन गया b स्क्वायर प्लस 4ab एंड प्लस 4a स्क्वायर, माइनस आपके पास हो गया 4ac माइनस 4ab एंड माइनस 8a स्क्वायर। ठीक है क्या? यहां से 4ab तो हो गया कैंसिल। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac को तो साथ में ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी यहां बच जाएगा माइनस 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है यहां पे। इस कंक्लूजन से हम ऑलरेडी ये कंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है, कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है, नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव है। और a स्क्वायर तो कभी भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और क्योंकि a पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, तो उसके सामने अगर नेगेटिव साइन आप लगा दीजिएगा तो वो तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। यानी क्लियरली इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन 0। तो दिस विल इंप्लाई gx इज ग्रेटर देन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और d नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझिएगा। हमें क्या चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है। जहां पे x बिलोंगिंग टू r है तब, x की वैल्यू 0 से 3 तक के बीच में है तब, और x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है तब। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको दिखेगा ग्राफ ऑफ द फंक्शन का। तो देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 है। सबसे पहले यह बताइए कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a, यानी ये 3/2 है ना, कॉमा d। इसका d कितना आता है, तो b स्क्वेयर यानी 9 माइनस 4ac यानी प्लस 16, तो 25। तो 25 अपॉन 4a, तो -25/4 हो गया। ठीक है क्या? तो ये इसका वर्टेक्स हो गया पैराबोला का। यानी ये जो पैराबोला होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जहां पे क्लियरली d इसका क्या आ गया है, d पॉजिटिव आया है तो 2 बार तो कट करेगा ही, है ना। ये कहीं मान लीजिए हमारा x एक्सिस है। ठीक है, इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 3/2 है और y कोऑर्डिनेट -25/4 है। ठीक है क्या? क्लियर है? अब पहला सवाल तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि इस
क्वाड्रेटिक ग्राफ का आपको रेंज निकालना है व्हेन x बिलोंगिंग टू r, यानी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है। तो मिनिमम वैल्यू -25/4 और मैक्सिमम इंफिनिटी। तो फॉर x बिलोंगिंग टू r के लिए जो y का रेंज आ गया वो कहां से कहां तक, -25/4 से इंफिनिटी तक। ठीक है क्या। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये जो पॉइंट होगा वो 3/2 होगा, है ना, यानी 1.5। ठीक है। अब दूसरी बार आपको जो रेंज निकालना है वो x की वैल्यू आप 0 से 3 तक रख रहे हो, यानी x की वैल्यू 0 और 3। जब आप इसमें x की वैल्यू 0 डालिएगा तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। तो -4 इससे थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये वैल्यू -25/4 है। तो -4 यहां कहीं होगा, तो यानी x इज इक्वल टू 0 आपका यहां कहीं है। ठीक है क्या, ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल टू 0 यहां कहीं होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आपको मिल रही है वो -4 मिल रही है। y की वैल्यू क्या मिल रही है, -4। x इज इक्वल टू 0 यहां पे डाल दीजिए। फिर देखिएगा x की वैल्यू 3 दी जा रही है, तो 3 डाल के देखिए तो 9 -9 -4, 3 भी आपका इसी 4, 3 पे भी आपकी वैल्यू -4 ही आ रही है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 डाल के देखिए, 9 -9 कट गया और -4, तो 3 भी आपका कहीं यहां पे है। सो दिस पॉइंट इज 3, -4। तो जब x 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको, जब x आपका 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो हम कौन से रीजन में हैं, तो इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं। हम इस वाले रीजन में हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है। जब x की वैल्यू 0 से 3 तक के बीच में है, यानी हम सिर्फ ग्राफ के इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। मैं दूसरा हाइलाइटर यूज कर लेता हूं या दूसरा कलर ही यूज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ इस रीजन ऑफ द ग्राफ की, सिर्फ इस रीजन ऑफ द ग्राफ की, क्योंकि हम x को सिर्फ और सिर्फ 0 से 3 तक के बीच में वैरी करवा रहे हैं। अब इस रीजन में आपको इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मिनिमम हमें साफ साफ दिख रहा है कि -25/4 है। मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम y की वैल्यू देखनी है हमें। तो मिनिमम -25/4 और मैक्सिमम -4। तो इस केस में जो y का रेंज आ जा रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है, -25/4 से -4 तक। ठीक है क्या। थर्ड वाला केस देख रहे हैं -2 से 0। तो 0 तो हम यहां पे पता है हमें, -2 देखिए, -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो -2 पे हो गए ये 4, ठीक है, और ये हो जाएगा +6, तो 10 हो गया, 6 आ रहा है कहीं, तो यानी -2 यहां कहीं होगा। ठीक है क्या, और ये पॉइंट जो आएगा वो आपका आ जाएगा -2, 6। ठीक है क्या, एक बार फिर से -2 डाल के देख लीजिए, तो ये 4 + 6 -4, तो 6 आ रहा है। ठीक है क्या। तो थर्ड वाले पार्ट में आप कौन से रीजन ऑफ ग्राफ में हो, आप सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हो, इस वाले रीजन की। ठीक है क्या, इस वाले रीजन की। तो अगर इस वाले रीजन में देखोगे तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 6। तो थर्ड वाले का हमारा आंसर हो जाएगा y की मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम वैल्यू 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहां पे -2 भी हमने इंक्लूड किया था और 0 भी इंक्लूड किया था, इसीलिए ये 6 और -4 दोनों इंक्लूड होंगे हमारे सोल्यूशन सेट में। ठीक है क्या। तो इसको बिना ग्राफ के आप बना ही नहीं सकते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिना ग्राफ के आप नहीं बना सकते थे, तो इसीलिए हमें ग्राफ जानना बहुत जरूरी है। ठीक है क्या, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ ax² + bx + c = 0 डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इस इक्वेशन को दिया गया है, ठीक है, कि इसका भाई रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है। इस इक्वेशन का रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, यानी इसका d < 0 है। तो इसका कंक्लूजन हमने क्या किया कि d डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स,
तो d इज लेस देन 0, यानी b स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, और हमें दिया हुआ है a प्लस सी इज ग्रेटर देन b, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये दिया हुआ है a प्लस सी इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि 4a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b। अब यहां पे भी बहुत बहुत केयरफुली और इंटेलिजेंटली ये सवाल हम करेंगे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं f ऑफ x बोल देता हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं f ऑफ x बोल देता हूं, और ये हो गया ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैंने बोल दिया कि भाई d लेस देन 0 है। अब अगर d लेस देन 0 है तो दो ही सिनेरियो बन सकते हैं। वापस से ग्राफ पे ले जाके मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सा सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, d लेस देन 0 पे या तो ये सिनेरियो बनेगा या फिर ये सिनेरियो बनेगा, यानी या तो ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगी। यही दोनों सीन हो सकता है, यानी x की हर वैल्यू के लिए अगर a पॉजिटिव हुआ तो x की हर वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, और इस केस में अगर हम आए तो x की हर वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए थी। इसको एक और तरीके से समझते हैं, अगर मान लीजिए d लेस देन 0 हमें पता है और हमें यह पता चल गया कि किसी एक पॉइंट पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सीन होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमें पहले से बता दिया गया कि d नेगेटिव है और हमें किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव दे दी गई। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा सीन बना होगा, तो क्लियरली ये वाला सीन बना होगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे भी नेगेटिव आ गया तो ये हर पॉइंट पे नेगेटिव आएगा। ठीक है क्या, तो यहां से कंक्लूजन हमने क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि इफ d इज लेस देन 0 and the value of expression is negative at one point, then it will be negative for all real values of x, and vice versa। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर d लेस देन 0 है और किसी एक पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो एक काम करते हैं ना, इसको ऑब्जर्वेशन में हम लिख ही लेते हैं कि when d is less than 0 and value of expression is positive for a value of if d is less than 0 and value of expression is positive for even one real x, then it will always be positive, for all real x। ठीक है क्या? And if value of expression is negative for even one real x, then it will be always negative, then it will always be negative for all real x। ठीक है क्या? तो ये कंक्लूजन भी हम लोग याद रखेंगे। तो इसी कंक्लूजन को अब हम यहां पे यूज करेंगे इस सवाल में। देखिए ध्यान से, d लेस देन 0 दिया हुआ था और यहां पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। और देखिए तो
ये a माइनस बी प्लस सी एक्स की किस वैल्यू के लिए आएगा? -1 के लिए। यानी f ऑफ -1 जो आया हमारा वो a माइनस बी प्लस सी आ गया और ये पॉजिटिव दिया हुआ है। अब याद कीजिए d नेगेटिव था, एक वैल्यू पे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो क्या हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर? यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, अभी यही तो कंक्लूड किया था हमने। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपको बनाना है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4a माइनस 2b प्लस सी। ये x की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन बनेगा? देखिए तो, क्या x इज इक्वल टू -2 डालेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या वो? तो f ऑफ -2 अगर आप निकालते हो, f ऑफ -2, तो ये आपका आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस सी। अब बताइए कि अगर fx पॉजिटिव है हर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए, तो -2 के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो ये भी क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। यानी दिस इंप्लाइज 4a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b एंड दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आपको? बिल्कुल। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द वर्टेक्स ऑफ दिस लाइज एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2px एंड प्लस 13। ठीक है, हमें चाहिए कि p की किस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। ओरिजिन से कहां पे है? 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो वर्टेक्स पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स होगा क्या? इसका वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a यानी -p, कॉमा -d/4a, तो -d क्या हो जाएगा? b²। ठीक है, b² तो यानी 4p² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 13 अपॉन 4a, तो 4। अगर ध्यान से इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन जाएगा -p कॉमा माइनस ऑफ p² माइनस 13, क्योंकि 4 ऊपर नीचे से कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चाहिए हमें कि ये पॉइंट ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस वर्टेक्स को मैं फॉर द टाइम बिंग लेट अस से v बोल देता हूं, ठीक है, तो हमें पता है कि OV इज इक्वल टू 5, तो OV² इज इक्वल टू 25 कर देते हैं। ठीक है, OV² इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और OV² क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला से 0 माइनस p, तो 0 माइनस ऑफ -p होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ p² माइनस 13, है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये हो गया p², ये हो जाएगा आपका p टू द पावर 4 माइनस 26p² एंड प्लस 169। ठीक है, इज इक्वल टू 25। ठीक है, p टू द पावर 2, p² में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो p² का होल स्क्वायर, यहां से मिलके बना -25p², और ये इधर माइनस आके 144 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है क्या? अब हमें क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। तो 144 12 इंटू 12 होता है। ठीक है, 12 इंटू 12, हमें इसका सम 25 बनाना है ना, तो इसको क्या करते हैं, ये हो गया आपका 4 इंटू, तो 16 और 9 का तो सीधे सीधे कॉम्बिनेशन बन जा रहा है ना, तो ये बन गया p² होल स्क्वायर माइनस 16p² माइनस 9p² एंड प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो p² माइनस 16 एंड p² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो p की 4 वैल्यू आ जाएगी यहां से,
प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 3। ठीक है क्या? ये p की वैल्यूज आई। बात समझ में आई? तो हो गया हमारा, p की वैल्यू या तो प्लस माइनस 4 होगी या फिर प्लस माइनस 3 होगी। कोई वेरीफाई तो हमें करना नहीं था कुछ भी, है ना? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था ये तो। वर्टेक्स का सिर्फ डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट्स करके हमें बताना है, सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया। अगला सवाल है कि फाइंड द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ c सच दैट दिस इक्वेशन हैज प्रिसाइजली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। तो अब हमें थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। यहां पे इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x है ना, माइनस सी माइनस ऑफ रूट ओवर, ठीक है, ध्यान से देखिए, रूट ओवर 8x स्क्वेयर माइनस 32x एंड माइनस 8c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी और यहां पे है 8x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 8c। हमें बताना है कि x की फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ c सच दैट इस इक्वेशन के प्रिसाइजली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हो, 4 सॉल्यूशंस हो और नो सॉल्यूशंस हो। तो एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं, अगर यहां से 8 कॉमन ले लेता हूं, अगर इसको ऐसे देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस सी माइनस इस रूट में मैं 8 कॉमन ले लूं, तो देखिए यहां से बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब अगर मैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस सी को t ले लूं, तो ये t माइनस रूट ओवर 8t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है क्या? तो चलो लेट करने की क्या जरूरत है, चलो ठीक है, लेकिन कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस सी इज इक्वल टू टी। तो ये इक्वेशन बन जाएगा t माइनस रूट ओवर 8t इज इक्वल टू 0। दोनों में से आप फैक्टर कॉमन क्या करिएगा, रूट टी, और यहां पे बन जाएगा रूट टी माइनस रूट 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास 2 सॉल्यूशंस आए, एक तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 8। ये 2 सॉल्यूशंस आए। यानी कहने का मतलब जब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस सी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस सी इज इक्वल टू 8 आएगा। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन के करेस्पॉन्डिंग 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गए। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब देखिए ये हमारे पास 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक आ गए। अब इन्हीं क्वाड्रेटिक के करेस्पॉन्डिंग हमें बताना होगा कि इसके 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस किन वैल्यूज ऑफ सी के लिए होंगे, 4 सॉल्यूशंस किन वैल्यूज ऑफ सी के लिए होंगे और नो सॉल्यूशन किन वैल्यू ऑफ सी के लिए होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस सी जो हो वो पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है। अब अगर नेगेटिव हो गया तो ये तो पूरा इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है क्या? तो एट द सेम टाइम हमें यह भी यहां पे इंश्योर कर लेना चाहिए, इनफैक्ट जहां भी रूट वाला केस आए ना, तो आप ये चीज जरूर लिख लीजिए कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस सी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहां पे ये चीज दी हुई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और इस केस में भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगर हम फिलहाल इसको इस तरीके से करके लिखें,
ठीक है, माइनस सी इज इक्वल टू 8। तो ये दोनों ही कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यानी यहां पे हमें कोई परेशानी है नहीं। इन बोथ द केसेस दीज टू क्वांटिटीज आर कमिंग आउट ईदर टू बी 0 और इक्वल टू 8, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमें बेफिक्र होकर अब बस क्वाड्रेटिक के बारे में सोचना है। अब देखिए, आपके दिमाग में अब ये थॉट आ सकता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीजें दिख रही हैं। 4 सॉल्यूशंस के लिए केस आपका बड़ा सिंपल है। 4 सॉल्यूशंस के लिए इसका भी डी पॉजिटिव, इसका भी डी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू ऑफ सी चाहिए जिसके लिए इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। नो सॉल्यूशन के लिए भी चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सीन क्या बन सकता है कि इसका डी नेगेटिव हो जाए, इसका डी नेगेटिव हो जाए, या फिर ऐसी वैल्यू ऑफ सी आ जाए जिसके लिए हमारे पास यही नेगेटिव हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो वैसी वैल्यूज, तो ये हमेशा नेगेटिव तो हो नहीं सकता फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब हमें कुछ तो मतलब यहां पे नो सॉल्यूशन वाला भी केस हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है। ये टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन वाला केस बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि उसमें केस क्या क्या बन सकता है। देखिए, 2 सॉल्यूशंस के लिए इसका डी पॉजिटिव, इसका डी नेगेटिव, तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। इसका डी नेगेटिव, इसका डी पॉजिटिव, तो भी आपका 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। इसका डी इक्वल टू 0 और इसका भी डी इक्वल टू 0, तो उस केस में अगर मान लो इसका दोनों के आइडेंटिकल सॉल्यूशन आ जाएं तो भी अपना केस बन सकता है। तो बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सा सिचुएशन बन गया। मैं चाहता हूं इसको थोड़ा आसानी से करूं ताकि दिमाग आराम से तीनों आंसर्स निकाल ले। तो इसमें हमारा ग्राफ देखिए कितना हेल्प कर सकता है। हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन है। एक है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू सी, और दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू सी प्लस 8। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ किसका बनाता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x का बनाता हूं। ठीक है, तो आइए एक्स स्क्वेयर माइनस 4x का ग्राफ बनाते हैं। इसका वर्टेक्स क्या होगा बताइए। ठीक है, वर्टेक्स इसका 2 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया, है ना? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, वर्टेक्स इसका हो जाएगा 2 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस डी बाई 4a, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 4a। ठीक है क्या? तो बी स्क्वेयर तो हो गया 16, सी 0 है तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 4। तो 2 कॉमा माइनस 4 इसका वर्टेक्स हो गया। ठीक है क्या? और वैसे भी निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू 2 डाल दीजिए, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है क्या? तो ये वर्टेक्स हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए। अगर ये y है तो एक क्वाड्रेटिक में आपको y इज इक्वल टू सी करना है, और दूसरे क्वाड्रेटिक में आपको y इज इक्वल टू सी प्लस 8 करना है। ये बात समझ में आ रही है ना? एक क्वाड्रेटिक में आपको y इज इक्वल टू सी करना है और दूसरे क्वाड्रेटिक में आपको y इज इक्वल टू सी प्लस 8 करना है। तो चार, अगर मान लीजिए 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस चाहिए थे। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस चाहिए थे, 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। सेकंड वाला केस अगर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, सेकंड वाले केस के लिए, तो क्लियरली जो ये y इज इक्वल टू सी वाला जो लाइन होना चाहिए, y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू सी प्लस 8, इस ग्राफ को 4 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, तभी जाके आपका 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा। और 4 अलग अलग पॉइंट पे कट करने के लिए इस c की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -4 से बड़ी होनी चाहिए, और c प्लस 8 की भी वैल्यू जो होनी चाहिए वो भी -4 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां से c ग्रेटर देन -4 आया और यहां से c ग्रेटर देन -12 आया। दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, c ग्रेटर देन -4। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो c की वैल्यू -4 लीजिएगा तो आपके पास ये वाला, ये y को
ये y इज इक्वल टू सी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, y इज इक्वल टू सी प्लस 8 भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। 4 सोल्यूशन आ जाएंगे आपके। ठीक है, नो सोल्यूशन चाहिए। थर्ड वाला केस पहले लेते हैं। नो सोल्यूशन के लिए आपका ये जो लाइन होना चाहिए y इज इक्वल टू सी, इसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, y इज इक्वल टू सी प्लस 8 भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी c की वैल्यू आपकी -4 से छोटी होनी चाहिए एंड c प्लस 8 की भी वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए। यानी यहां से c लेस देन -4 एंड c लेस देन -12 आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ से -12 हो जाएगी। ठीक है क्या? तो इस केस में आपका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताइए, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस चाहिए। टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन किन किन केसेस में हो सकता था? तो y इज इक्वल टू, अच्छा ये बताइए तो c और c प्लस 8 में बड़ा कौन सा है? c और c प्लस 8 में क्लियरली c प्लस 8 बड़ा होगा, है ना? तो अगर टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है तो यानी ये क्लियरली लाइन आपका y इज इक्वल टू सी का रहा होगा और ये y इज इक्वल टू सी प्लस 8 का रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो यानी ये y इज इक्वल टू सी वाला लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए और y इज इक्वल टू सी प्लस 8 वाला लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। यही केस हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर तो हो नहीं सकते कि बराबर एक ही पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते, तो ऐसा तो सीन बनेगा नहीं। तो आपके पास सिर्फ टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस के लिए एक ही केस हो सकता है कि c प्लस 8 की वैल्यू -4 से बड़ी हो और c की वैल्यू -4 से छोटी हो। तो c लेस देन -4 एंड c प्लस 8 ग्रेटर देन -4। ठीक है क्या? तो यानी यहां से आ जाएगा c लेस देन -4 एंड c ग्रेटर देन -12। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो c बिलोंग्स टू आ जाएगा -12 टू -4 और ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए ग्राफिकली इसको करना कितना आसान हो गया, वरना अगर हम नॉर्मली इसको करने जाते थ्रू अलजेब्रा तो हमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता। ठीक है क्या? तो बड़ा सिंपल सा और बड़ा अच्छा सा ये सोल्यूशन बन गया हमारा। अगर हमने ग्राफ से किया तो चीजें बहुत आसानी से हमें समझ भी आई और हमारा सोल्यूशन भी मिल गया विदाउट टू मच ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ x। अब देखिए ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गया। लैंग्वेज क्या कह रहा है कि आपको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p चाहिए। ठीक है, आपको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p चाहिए फॉर विच x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 3p प्लस 4 इज लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ x। कम से कम एक रियल वैल्यू के लिए आपको यह एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए। तो जब बोला जाता है कि एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमारे पास ग्राफ का सीन क्या क्या बनेगा? देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इतना तो क्लियर है कि ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है क्या? इतना तो क्लियर है कि ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। अब हमें बोला गया है कि कम से कम एक रियल वैल्यू ऑफ x के लिए तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब अब हम x एक्सिस के डिफरेंट पोजीशंस समझते हैं। क्या ये पोजीशन एक्सेप्टेबल है? क्या ये पोजीशन एक्सेप्टेबल है ना? और क्या ये पोजीशन एक्सेप्टेबल है? तो इनमें से कौन सा पोजीशन एक्सेप्टेबल है? ये अगर हम x एक्सिस का पोजीशन लेते हैं, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग x एक्सिस, ये अगर x एक्सिस लेते हैं, ठीक है क्या? चलो इसको मिटा देंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये हम x एक्सिस लेते हैं तो ये तो एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो ये तो नॉट एक्सेप्टेबल पोजीशन है। ठीक है, ये पोजीशन अगर आप लेते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है और या फिर ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती है, तो ये भी नॉट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हुआ। यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हमें किसी ना किसी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए नेगेटिव चाहिए तो हमारे पास एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तो सिर्फ ये हो सकता है, और इस केस में d क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। यानी इसका जो फाइनल कंडीशन होगा
ठीक है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेस देन 0 होने के लिए फॉर एटलीस्ट वन रियल x कंडीशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा d ग्रेटर देन 0। समझ में आई क्या बात? आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि इस इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल होने चाहिए, उसको ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए फॉर एटलीस्ट वन रियल x। तो कंडीशन वही होगा d ग्रेटर देन 0। तो आइए d ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। b स्क्वेयर यानी 4p स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू c के बदले में 3p प्लस 4 लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन 0। 4 हटा दीजिए तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गया p स्क्वेयर माइनस 3p, है ना, माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करिएगा तो ये बन जाएगा p माइनस 4 इंटू p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। जो आपके रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे -1 एंड 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव के लिए चाहिए तो p की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस, ये वाला एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा, ये वाला एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा। तो p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? ऑल राइट।